बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की वस्त्र परिधान के किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वीविंग, यानी बुनाई क्या है, बुनाई कितने प्रकार की होती है और बुनाई की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुनाई होती क्या है। तो दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को एक दूसरे से सीधे कोण पर गूंथने की क्रिया को बुनाई कहते हैं। लंबाई की दिशा वाले तंतुओं को ताने का सूत्र और चौड़ाई की दिशा वाले सूत्र को भराव या बाने का सूत्र कहा जाता है। ताने के सूत्रों को अंतिम सूत्र या एंड्स भी कहा जाता है और भराव सूत्रों को पिक कहा जाता है। बुनाई वाले वस्त्र गूंथने के नमूने, गणना और संतुलन में भिन्न होते हैं। सर्वप्रथम ताने के धागे को दोनों ओर की बीम पर समांतर अवस्था में तान दिया जाता है। जितना लंबा हमें वस्त्र बनाना होता है, ताने की लंबाई उतनी ही रखी जाती है। अब बाने के धागे को छोटी शटल पर लपेटकर ताने के धागों के बीच से चौड़ाई में फंसाते हुए निकालकर भराई की जाती है। इस प्रकार ताने और बाने के धागे की पारस्परिक गुथाव द्वारा वस्त्र का निर्माण होता रहता है। एक शटल पर एक साथ बहुत बड़ा धागा लेना संभव नहीं है। कारण यह है कि शटल को ताने के धागे के बीच से बार बार निकालना पड़ता है। संपूर्ण वस्त्र की चौड़ाई भरने के लिए अनेक शटल एक के बाद एक करके लगाई जाती है ताकि ताने की संपूर्ण लंबाई भरी जा सके। इस प्रकार संपूर्ण लंबाई को भरकर ही वस्त्र का निर्माण किया जाता है। गुथाव के क्रम में परिवर्तन लाकर विभिन्न बुनाइयों के वस्त्र बुने जाते हैं। करघे के आविष्कार से पहले ताने के धागे को जमीन में खूंटे पर गाड़कर कस दिया जाता था तथा वस्त्र के धागों को हाथ से ही ताने के धागों में से एक ऊपर एक नीचे करके निकाला जाता था। इस प्रक्रिया में समय भी बहुत लगता था और श्रम भी बहुत अधिक खर्च होता था। फिर कुछ समय पश्चात करघे का आविष्कार हुआ। अब बुनाई का कार्य और भी सरल हो गया। ढाका की मलमल, कश्मीर का पश्मीना शॉल आदि हथकरघे से ही निर्मित किए जाते थे। तो ये हमारी बुनाई कहलाती है। बुनाई ये ही होती है जिसमें ताने और बाने के धागे को गूंथकर बनाने की प्रक्रिया हमारी बुनाई कहलाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि बुनाई की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। जब हम वस्त्र को बुनते हैं तो क्या क्या स्टेप अपनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो देखते हैं। तो वस्त्र निर्माण करते समय करघे पर धागों को तानकर उससे बुनाई करते समय अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। यह क्रियाएं एक दूसरे के बाद की जाती हैं और इनको निरंतर दोहराया जाता है। हमारी ये क्रियाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है हमारा शेडिंग, यानी शेडिंग क्या है? बुनाई की इस क्रिया में हॉर्न्स ताने की उन धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे से शटल को गुजरना है। ताने के धागे को उठाने से एक शेड बन जाता है। इसमें से बाने का धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ डाला जाता है। ये हमारी शेडिंग कहलाती है। उसके बाद आता है पिकिंग। जब हॉर्न्स कुछ धागे को उठाते हैं, बाने का धागा शटल के द्वारा शेड में से डाला जाता है। यह धागा करघे के आर पार जाते ही छिद्र में से एक ओर को निकल जाता है। इस एक तरफ के धागे की भराई को हम एक पिक कहते हैं। जब दूसरी बार हॉर्न्स उन धागों को ऊपर उठाता है तो पहली भराई के समय नीचे रह गए थे, इस बार एक नया शेड बनता है। इस बार शटल बाईं तरफ से प्रवेश करके दाईं तरफ निकलकर पुनः अपने स्थान पर लौटती है। यह दूसरी पिक कहलाती है। इस प्रकार दोनों पिक के संपूर्ण होने पर वस्त्र की दो पंक्तियां बुन जाती हैं और शटल अपने पहले वाले स्थान पर ही वापस आ जाती है। यह शटल अगली शेडिंग के बनने पर उसमें से निकलने को तैयार रहती है। ये हमारी पिकिंग कहलाती है। उसके बाद आता है बैटनिंग। क्या है? यानी ताने के धागों पर जब एक पिक के द्वारा एक पंक्ति से बाने के धागे भर जाते हैं तब उसके बाद बैटनिंग की प्रक्रिया की जाती है। बैटनिंग का जो कार्य है वो करघे की रीढ़ करती है। यह रीढ़ कंघे के आकार की होती है जो आगे की तरफ आकर भरी हुई पंक्तियों को हल्के से ठोक देती है।
जिससे हमारे जो सारे धागे हैं वो आपस में सट जाते हैं। ठोकाई का यह कार्य ना बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है। ठोकाई की क्रिया से रचना व सघन हो जाती है। इसमें ठोकाई की प्रक्रिया की जाती है जिससे हमारे सारे धागों को आपस में सटाया जाता है, वो पैटर्निंग की क्रिया कहलाती है। उसके बाद आता है लपेटना व छोड़ना। बुनाई की यह अंतिम प्रक्रिया है। इसमें एक पिक के बन जाने के बाद और ठोक कर बैठा दिए जाने के बाद ताने के धागे वाले वार्प बीम थोड़ा सा घूमकर धागों को ढीला छोड़ देती है और साथ ही तैयार वस्त्र क्लोथ बीम पर लपेटता जाता है। दोनों बीम पर लपेटने और छोड़ने की क्रिया शीघ्रता से एक साथ होती रहती है। ताने के धागे का कसा भी पूर्व की भांति से बना रहता है। ये हमारी लपेटना व छोड़ना कहलाती है। ये तो थी आपकी बुनाई की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि बुनाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो हमारी बुनाइयाँ कई सारी होती हैं, लेकिन आपकी जो मेन बुनाई है वो है 6 प्रकार की। पहली सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, टोइल बुनाई, सैटिन और साटिन बुनाई। ये सारी हमारी बुनाइयाँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सादी बुनाई क्या होती है। सादी बुनाई को कभी कभी टेबी या होम स्पन या टफेटा बुनाई भी कहा जाता है। यह बुनाई सबसे सस्ती होती है। सादी बुनाई में करगे के केवल 2 हॉर्नेस की आवश्यकता होती है। इस बुनाई में प्रत्येक भराव का सूत्र वस्त्र की चौड़ाई में ताने के सूत्र के नीचे और ऊपर से एक के बाद एक गुजरता है। लौटते समय यही गूंथने की क्रिया ऊपर और नीचे से एक के बाद एक होती रहती है। यदि सूत्र को पास पास रखा जाए तो सादी बुनाई की धागे की उच्च गणना होती है और इसलिए वस्त्र दृढ़ होता है और अच्छी तरह इसको पहना भी जा सकता है। सादी बुनाई के वस्त्रों की सीधी और उल्टी कोई भी साइड नहीं होती। केवल छपाई करने पर या कोई परिसज्जा करने पर ही सीधी और उल्टी साइड अलग होती है। सादी बुनाई जब हम करेंगे तो हम इसकी पहचान नहीं कर सकते कि सीधी कौन सी है और उल्टी कौन सी है। उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम उसके सीधी साइड पर अगर उस पर परिसज्जा की जाए या कोई उसको डिज़ाइन बनाकर और आकर्षक दिखाया जाए तो हम पता कर सकते हैं कि ये हमारी सीधी है या उल्टी है। उसके बाद सादी बुनाई के वस्त्रों में सलवटें शीघ्र पड़ जाती हैं और अन्य बुनाई की अपेक्षा यह क्रम अवशोषक होते हैं। विभिन्न प्रकार के तंतुओं का प्रयोग करके, नोवेल्टी और टेक्सचर का सूत्र का उपयोग करके या विभिन्न आकार के सूत्र का उपयोग करके या निम्न ऐंठन वाले सूत्रों का उपयोग करके, फिलामेंट स्टेपल सूत्रों का उपयोग करके और परिसज्जा का उपयोग करके इसको और भी अधिक रुचिप्रद प्रभाव इसमें उत्पन्न किया जा सकता है। इसको और भी अधिक अच्छा दिखाया जा सकता है इन सभी का उपयोग करके। ये हमारी सादी बुनाई कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिब बुनाई क्या है। तो सादे बुनाई वाले वस्त्रों में ताने के सूत्र की संख्या में तब तक वृद्धि की जाती है जब तक कि भराव के सूत्र करीब 2 गुने हो जाते हैं। इस प्रकार जो आड़ी धारी बनती है यह भराव वाली धारी कहलाती है। उसी प्रकार ताने वाली धारीदार सतह तैयार होती है जिसमें ताने के सूत्र भराव के सूत्रों को ढक लेते हैं। जब ताने और भराव के सूत्र समान आकार के होते हैं तब छोटी धारियां तैयार होती हैं और जब भराव का सूत्र ताने के सूत्र से बड़ा होता है तब बड़ी धारियां तैयार होती हैं। ये हमारी रिब बुनाई कहलाती है। उसके बाद देख लेते हैं बास्केट बुनाई क्या है। बास्केट बुनाई में 2 या अधिक तानों को एक मानकर और इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक भराव के सूत्र को मानकर समान शेड बनाया जाता है। ये हमारी बास्केट बुनाई कहलाती है। बास्केट बुनाई से बने वस्त्रों में लोचमता अधिक होती है और यह सिलवट प्रतिरोधक होते हैं। इससे बने वस्त्रों का रूप सादी बुनाई की अपेक्षा चपटा होता है। इसके लंबे तैरते हुए सूत्र आसानी से खिंच जाते हैं। इसमें ताने का सूत्र रंगा हुआ और बाने का सूत्र सफ़ेद रंग का होता है। बास्केट बुनाई के वस्त्र ढीले बने होते हैं और अच्छी तरह लटकते हैं। चूँकि यह बनावट में ढीले होते हैं और इनमें नर्म व कम ऐंठन वाले सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके सूत्र सिलाई में से खिंच जाते हैं और वस्त्र के स्वयं के सूत्र भी खिंच जाते हैं। बास्केट बुनाई में सभी प्रकार के तंतुओं के सूत्र का उपयोग किया जाता है।
बास्केट बुनाई के वस्त्र सूटिंग, गृह परिसज्जा में ड्रेपरी आदि इनमें उपयोग में लाए जाते हैं। ये हमारी बास्केट बुनाई कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्विल बुनाई क्या है। तो ट्विल बुनाई वह होती है जिसमें प्रत्येक ताने या भराव का सूत्र दो या अधिक भराव या ताने के सूत्र के ऊपर वृद्धि करते हुए गूंथने की क्रिया द्वारा तैरता है। यह वृद्धि करने की क्रिया दाएं या बाएं दिशा में होती है, जो कि एक विशिष्ट तिरछी रेखा बनाती है, जो कि ट्विल बुनाई की पहचान है। ट्विल बुनाई जो वो है हमारी, वो टेढ़ी ही होती है, यानी तिरछी होती है, उसे हम ट्विल बुनाई कहते हैं। ट्विल बुनाई उपयोग किए गए हॉर्नेट्स की संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। सबसे सादी ट्विल में 3 हॉर्नेट्स की आवश्यकता होती है और सबसे अधिक जटिल ट्विल में दोहराव से पूर्व 18 पिक डाले जाते हैं। इसे डॉबी अटैचमेंट वाले करघे पर ही बुना जाता है। ट्विल बुनाई दूसरी आधार बुनाई है जिसे सादे करघे पर बुना जा सकता है। ये हमारी ट्विल बुनाई कहलाती है। ट्विल बुनाई के हमारे कई प्रकार भी हैं, जैसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है तिरछी रेखा के कोण के आधार पर, यानी तिरछी रेखा के कोण का अंश वस्त्र के संतुलन पर निर्भर करता है। ट्विल की रेखा गहरी, नियमित या उथली हो सकती है। ताने और भराव के सूत्रों की संख्या में जितनी अधिक विभिन्नता होगी उतनी ही ट्विल रेखा गहरी होगी। गहरे ट्विल के वस्त्रों में ताने की उच्च गणना होती है। यह ताने की दिशा में मजबूत होता है। इस कोण का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह वस्त्र की मजबूती के निर्धारण में सहायक होती है। ताने के सूत्रों की संख्या में परिवर्तन लाने पर ट्विल रेखा अपनी गहराई को परिवर्तित करती है, जबकि भराई के सूत्रों की सामान्य संख्या जो है वो समान होती है। वो हमारी तिरछी रेखा के कोण पर आधारित है। ये अब इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है समान व असमान ट्विल, यानी समान ट्विल में ताने और भराव के सूत्रों की संख्या समान होती है और इनसे बने वस्त्र दोनों साइड से समान दिखाई देते हैं। इन्हें कभी कभी दोनों ओर से उपयोग में लाई जाने वाली ट्विल भी कहा जाता है, क्योंकि यह वस्त्र के दोनों ओर से ही समान दिखाई देती है, इसलिए इसको उपयोग में लाई जाने वाली ट्विल भी कहा जाता है। वो हमारी समान और असमान ट्विल हो गई। उसके बाद आता है तानामुखी और बानामुखी ट्विल क्या है। यदि उत्तरोत्तर वृद्धि के डिजाइन में भराव के सूत्रों की अपेक्षा ताने के सूत्र अधिक दिखाई दें तो वह बानामुखी ट्विल कहा जाएगी। उसको बानामुखी ट्विल कहा जाएगा। जब वस्त्र के ऊपर ताने के सूत्रों की अपेक्षा भराव के सूत्र अधिक दिखें तो वह बानामुखी ट्विल कहलाएगी। तानामुखी ट्विल सामान्यतः बानामुखी ट्विल की अपेक्षा मजबूत होती है, क्योंकि वस्त्रों के सामने की ओर मजबूत ताने के सूत्र वस्त्र को अधिक रगड़ एवं घिसावट के प्रति प्रतिरोधक बनाते हैं। ये हमारी समान और असामान्य ट्विल कहलाएगी। उसके बाद तिरछी रेखा की दिशा के आधार पर जब ट्विल बुनाई की तिरछी रेखा वस्त्र के ऊपर बाएं हाथ की ओर से नीचे की ओर दाएं हाथ की ओर गति करती है तो यह बाएं हाथ की ट्विल कहलाती है। जब तिरछी रेखा की दिशा वस्त्र के ऊपर सीधे हाथ की ओर से नीचे आकर बाएं हाथ की ओर से गति करता है तो वह बाएं हाथ की ट्विल कहलाएगी। ये तिरछी रेखा की दिशा के आधार पर है ट्विल। उसके बाद हॉर्नेसों की संख्या के आधार पर, यानी ट्विल बुनाई हेतु कितने हॉर्नेस की आवश्यकता होगी, इसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हमारी हॉर्नेस की संख्या के आधार पर हो गई। अब हम बात करेंगे कि सैटिन और साटिन बुनाई क्या है। सैटिन बुनाई वह बुनाई है जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के सूत्र के ऊपर से तैरता हुआ 5वें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है। साथ ही बढ़ते क्रम में यह दाएं या बाएं ओर के 2 ताने के सूत्र को छोड़कर गूंथा जाता है। सैटिन बुनाई तीसरी आधार बुनाई है जो कि सामान्य करघे पर बनाई जाती है और इस बुनाई से बने वस्त्र सैटिन और साटिन कहलाते हैं। सैटिन बुनाई ट्विल बुनाई के समान ही होती है, किंतु ट्विल बुनाई में 4 सॉफ्ट बुनाई होती है, लेकिन सैटिन बुनाई में 5 से लेकर 12 सॉफ्ट तक संरचना होती है। यह रूप में भी ट्विल बुनाई से भिन्न होता है, क्योंकि सैटिन बुनाई में तिरछी रेखा दृष्टिगत नहीं होती, उसमें जानबूझकर रुकावट डाली जाती है ताकि वस्त्र की चपटी, चिकनी व चमकदार सतह प्राप्त हो सके।
वस्त्र के सामने की ओर कोई भी डिज़ाइन नहीं होती, क्योंकि सतह पर फेंके जाने वाले सूत्र संख्या में अधिक और गणना में महीन होते हैं, और वस्त्र के उल्टे भाग के भी ये होते हैं। उसके बाद सैटिन बुनाई में गुथाई कम होती है, किंतु सूत्र बहुत पास पास पैक रहते हैं, जिससे उच्च गणना वाला वस्त्र तैयार हो जाता है और यह वस्त्र असंतुलित होते हैं। सैटिन और साटिन वस्त्रों की सीधी और उल्टी साइड होती है। उच्च सूत्र गणना होने के कारण उसे मजबूती, टिकाऊपन, बॉडी दृढ़ता और वायु अवरोधकता प्राप्त होती है। कम गूंथने से उसमें सलवट प्रतिरोधक आती है और इसमें सूत्र के खिसकने और खींचने की संभावना भी अधिक होती है। ये हमारी सैटिन और साटिन बुनाई थी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक बुनाई समाप्त होता है। धन्यवाद।